गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 8 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़ पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो कल बच्चों ने इतना ज़बरदस्त पार्टिसिपेट किया है, भैया आपके कमेंट पढ़ के मज़ा ही आ गया। बहुत डिटेल में आंसर लिखे हुए हैं, ज़बरदस्त आंसर लिखे हुए हैं। लेकिन मेरी थोड़ा सा वहाँ से मिस्टेक ये हो गया था कि मैंने कहा था कि आपको जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ना, इसके अंदर 10 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर आते हैं टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी लिस्ट यहाँ पे है। एक बार आप देख लेना कौन सी ईयर में इसको डिक्लेयर किया गया है, वो दिया हुआ है, उनके नाम दिए हुए हैं और उनके स्टेट्स कौन कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। तो थैंक यू वेरी मच उस मिस्टेक को दूर करने के लिए। और दूसरा, हमारे जो साथ स्टूडेंट रहे हैं, लगातार हमारी एनालिसिस सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ इसमें आज नए एडिशन हुआ है, जैसे राहुल रंजन, ये तो पुराने हैं। कस्तूरी दरबार ये नई स्टूडेंट हैं। नीलंजना तो रेगुलर ही हमारी एनालिसिस देखती भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। मोहित कुमार काफ़ी समय के बाद मेरे ख्याल से आज इन्होंने कमेंट किया है। होरेन विश्वास एक नए स्टूडेंट आए हैं। नितिन श्रीवास्तव जी हैं, बहुत शानदार आंसर दिए इन्होंने। एएस यादव, प्रिया खत्री ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। डॉक्टर उपासना, डॉक्टर इंशा नज़ीर ने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया है। इनके कमेंट को सारे बच्चे जाके पढ़ना। एक्चुअली जो कर्नाटका में हिजाब को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, उसके बारे में हम लोगों ने कल एडिटोरियल किया था, तो इस पर बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया है। आप उसको जाके जरूर पढ़ें और आप अपने खुद का ओपिनियन भी जरूर बताएं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को लेके, माइनॉरिटी राइट्स को लेके ना। तो थोड़ा सा आप उसको जाके जरूर पढ़ें। बढ़िया है, इन्होंने अच्छा आंसर दिया है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो उनको तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो मज़े से एकदम टेस्ट सीरीज कर ही रहे हैं। लेकिन जो बच्चे 2022 के लिए टेस्ट सीरीज करना चाहते थे पहले, अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके पास अभी भी मौका है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। 32 टेस्ट की ये सीरीज होने वाली है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस हम लोग 3 से 4 बार कम से कम करवाएंगे। और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी कई बार रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन टेस्ट भी हम लोग लेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे, इवन यहाँ पे सीसेट भी इंक्लूड है। तो जिन बच्चों को सीसेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना, उनको क्लियर कर देता हूँ। एनसीईआरटी करंट अफेयर सब कवर किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर टेस्ट का डिस्कशन भी तो ले रहे हैं हम लोग। मतलब अगर आपको कोई डाउट रह जाता है टेस्ट के बाद, तो आप उसको डिस्कशन में दूर कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो सेल्फ स्टडी कर चुके होते हैं, कोचिंग नहीं लेना रहता है, या पहले अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, उनको सिर्फ गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन बच्चों के लिए जो है मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, जिसमें आप फैकल्टी के साथ 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप मेंटरिंगशिप भी ले सकते हो। दोनों प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे तो शायद कुछ डिस्काउंट भी है। एक बार नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसको ज्वाइन करें और हमारे साथ पर्सनल लेवल पे जुड़ सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं आज की शुरुआत। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो तो रिपीटेड टॉपिक है, इसमें कुछ खास है नहीं। हम सबको पता है कि श्रीलंका की हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है। श्रीलंका दुनिया का पहला एक ऐसा कंट्री बन सकता है जो कि पेंडेमिक में बैंकरप्ट हो गया। क्योंकि देखो, श्रीलंका के इस समय पता है कितना पैसा है उसके पास? ओनली $1.7 बिलियन एज अ फॉरेन करेंसी रिजर्व। लेकिन इसको देना पता कितना है? $7 बिलियन। मतलब आप सोच के देखो, देना तो 7 बिलियन है, लेना पड़ा उसके पास सिर्फ 1.7 है। तो बैंकरप्ट तो भैया अपने आप ही हो गए ना, जब अपना पैसा नहीं चुका पाओगे। तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा था ना, वहां पे करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई जा रहा था। तो अभी श्रीलंका के पास कई सारे ऑप्शन थे। या तो वो इंडिया से हेल्प ले, ऑफ कोर्स वो तो लेगा ही, या फिर वो चाइना से हेल्प ले। चाइना से तो हेल्प वो हमेशा से ले ही रहा है, चाइना का तो लोन उसके ऊपर पहले ही बहुत सारा चढ़ा हुआ है। या फिर वो आईएमएफ की हेल्प ले। देखिए, आईएमएफ के पास श्रीलंका जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता आप सबको पता है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो कंडीशंस रखता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे आईएमएफ ने इंडिया के ऊपर रखी थी 1991 में, है ना। और या फिर वो इंडिया की हेल्प ले सकता है। और लेकिन इंडिया की साथ रिलेशन उसके थोड़े से खराब चल रहे थे, लेकिन अभी दोबारा से इंप्रूव हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसने इंडिया की हेल्प लिया है। चाइना को तो आपको बता ही दिया मैंने, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। खैर, तो वो छोटा सा एक टॉपिक है। देखिए, मैं आपको ये बताना थोड़ा भूल गया कि आज हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं। उसमें जो है पहला श्रीलंका वाला ही टॉपिक है। दूसरा पार्लियामेंट्री कमेटी, प्रधानमंत्री एक मातृवंदन स्कीम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आरबीआई की डिजिटल करेंसी, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट, ये हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक श्रीलंका है। कोई बात नहीं, थोड़ी चीज़ आगे पीछे हो ही जाती हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। ओके, चलिए। तो बात यह है कि भैया अभी श्रीलंका, देखिए सीधी सी बात है ना भैया, मुसीबत के समय में आपको ना अपने अच्छे पड़ोसी याद आते हैं। जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है ना,
तब तो आप उसको देखते नहीं हो, इग्नोर करते हो, लेकिन जब आपका बुरा वक्त चलता है तो अपनी पड़ोसी की हेल्प लेते हो। ऐसा ही था श्रीलंका का, जब अच्छा समय चल रहा था तो वो चाइना के क्लोज जा रहा था, क्योंकि राजपक्षा जी जो इसके पहले राष्ट्रपति थे ना, दैट गाय वाज वेरी क्लोज टू चाइना। तो उसने इंडिया को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी देखिए वोट के चक्कर में जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, वो लोग वहाँ पे करते हैं, सीधी सी बात है भैया। तो अभी हुआ क्या कि श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर GL पेरिलिस ये इंडिया में आए हैं। इन्होंने इंडिया की विजिट किया, इंडिया से इन्होंने हेल्प मांगा। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना, अगर कोई हमारी सच्चे दिल से हेल्प मांग लेता है ना, तो भैया उसकी हेल्प करते ही करते हैं। और श्रीलंका की हेल्प तो करेंगे ही। हमारे तो इसके कल्चर रिलेशनशिप हैं बहुत पुराने, है ना, रिलीजियस रिलेशनशिप, आप हमारे ट्रेड रिलेशनशिप, बहुत पुराने रिलेशन हैं। तो इंडिया ने अभी उनके हेल्प किया है। हेल्प इस सेंस में इंडिया ने किया है कि हम उनको देंगे कुछ लोन, ठीक है, लोन भी देंगे, जो पुराने वाला जो लोन हम लोगों ने लिया हुआ था उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्काउंट भी देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो 400 मिलियन डॉलर का तो यू हमने आपको पता ही है कि हम लोगों ने उसको जो है डेट रेफरल कर दिया। 515 मिलियन डॉलर का हम लोगों ने 2 महीने का जो मतलब पैसा उनको चुकाना था उसके टाइम पीरियड को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। उसके अलावा जो है त्रिकोमली के अंदर हम लोगों ने एक ऑयल डील भी की है ना। ये देखिए यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों ये पुराना टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है। और जब ये आए तो हम लोगों ने चाइना वाला मुद्दा उठाया। तो ये इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि देखो भैया, चाइना के साथ रिलेशन अलग है, आपके साथ रिलेशन अलग है। चाइना के साथ अगर हम लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए श्रीलंका जो है ना वन बेल्ट रोड का पार्ट है ना, उस इनिशिएटिव का पार्ट है बेसिकली। तो श्रीलंका ने कहा कि देखिए चाइना के साथ अगर हम लोग कोई डील कर रहे हैं तो हमारा उससे इंडिया के रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया हमारा अच्छा दोस्त था, अच्छा दोस्त है और अच्छा ही दोस्त रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए इंडिया ने तो सीधी बात बोली है, देखिए भैया हम तो आपके सच्चे दिल से हेल्प करते हैं, आप ही हम लोगों से दूर चले गए थे, हमने आपको कभी दूर किया नहीं। अब इंडिया की हिस्ट्री श्रीलंका के साथ क्या है अब उसको आप अच्छे से जानते ही हो, है ना। तमिल वाला इशू है, ये पूरा जो नॉर्थ श्रीलंका है और नॉर्थ ये जो ईस्टर्न श्रीलंका है ना, यहाँ पे रहती हैं तमिल पॉपुलेशन, और जो सेंटर वाला एरिया है यहाँ पे भी तमिल पॉपुलेशन रहती हैं, राइट। जो ब्रिटिशर्स के समय में गई थी। और यहाँ पे जो तमिल पॉपुलेशन रहती है वो तो बहुत पुराने समय से गई थी भैया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट। तो दोनों के कंसर्न है यहाँ पे। तो ये जो सेंटर में रहते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन और चाय टी प्लांटेशन के में इन्वॉल्व रहते हैं। और वो जाफना LTTE है ना, वो सब आपको पता ही है पहले से। और अभी जो इस बार जो टीवी सीरीज़ अगर आपने देखी हो, क्या नाम उसका, फैमिली मैन, है ना, बहुत अच्छी सीरीज़ है। उस फैमिली मैन के अंदर भी दिखाया हुआ है यहाँ पे जो सिक्योरिटी कंसर्न है श्रीलंका में के जो तमिल्स को लेके इंडिया के साथ क्या रिलेशन है उनका, वो सारी सारी चीज़ें थोड़ा सा आप उसको वहाँ से भी समझ सकते हो। तो यही है थोड़ा सा, तो इसमें कुछ खास था नहीं, छोटा सा टॉपिक था, रिपीटेड टॉपिक था। बढ़ते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि सिर्फ ये पिक्चर है, कोई आर्टिकल नहीं है, ये सिर्फ एक पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर कहता है कि पिछले कुछ समय में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते थे उनकी सीटिंग मतलब या उनकी मीटिंग, उनकी अटेंडेंस लगातार कम हो रही है, ऐसा इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। तो बस वही था। देखिए लोकसभा के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इनमें सिर्फ 48% मेंबर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राज्यसभा में सिर्फ 41% मेंबर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लगातार पार्लियामेंट्री कमेटीज में सिटिंग कम हो रही है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है, देखिए ये सिटिंग कम हो रही है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी एक्चुअली होता क्या है, ये थोड़ा सा टॉपिक, और ये भी वैसे रिपीटेड टॉपिक है, पहले इसको हम लोग कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी आपको मैं बताऊंगा तो जरूर। देखिए ऐसे तो मैं जाने देता नहीं आपको कभी भी। तो आर्टिकल 105, ठीक है, ये डील करता है पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ। और आर्टिकल 118, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द पार्लियामेंट्री कमेटीज, तो आप वहां पे जो है दोनों आंसर मार के आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों आर्टिकल ही इसको डील करते हैं। 1993 में हमारे यहाँ पे 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटीज हुआ करती थी, जिसको बाद में हम लोगों ने 24 कर दिया। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी एक्चुअली होती क्या है, देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, पार्लियामेंट का जो सेशन होते हैं वो तो लिमिटेड समय के लिए ही होते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा देश है उसमें इतना काम तामझाम हमें करना होता है, वो तो साल भर होता है। तो वो साल भर होता कैसे है, उसके लिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया। देखिए पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर बिल को इंट्रोड्यूस करे, उसके हर क्लोज के ऊपर जो है डिस्कस करे, डिबेट करे, इतना समय नहीं होता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं और उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी पे भेज देते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो रूलिंग पार्टी से भी होते हैं और वो दूसरी पार्टी से भी होते हैं। तो
पर्दे के पीछे ये लोग उस बिल के हर क्लोज को डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं तो वो भी सजेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको मतलब क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं बेसिकली उसकी हर चीज की। तो ये होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज। अब एक बार पार्लियामेंट्री कमेटी जब अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर देती है तो उसको सरकार को वापस भेज देती है। अब सरकार उनके रिकमेंडेशन को माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन कम से कम सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसके अंदर पार्टिसिपेट तो किया, है ना। ये इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। और हमारे यहाँ पे दो तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एड होक कमेटी। दोस्तों स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये परमानेंट कमेटीज होती हैं, और जो एड होक कमेटी होती हैं ये कुछ समय के लिए स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही बनाई जाती हैं। एक बार जब इनका पर्पज खत्म हो जाता है तो इन्हें इसे डिसमेंटल कर दिया जाता है। ये होती है एड होक कमेटी। अब एड होक कमेटी में भी दो कमेटी हो सकती हैं, एक हो सकती है एडवाइजरी कमेटी, दूसरी हो सकती है इंक्वायरी कमेटी। जैसे मान लो कोई बड़ा कांड हो गया, अब ये समझ लीजिए जैसे बोफोर्स वाला इशू हुआ था, है ना, 2G स्कैम वगैरह हुआ था, तो इनके लिए जो है इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है बेसिकली। और एक बार जब इनका काम खत्म हो जाता है इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। तो इनको जो है मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटीज को, क्योंकि इसके अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के होते हैं ना। और ऐसे नहीं सभी होती हैं इसमें, किसी की स्ट्रेंथ जो है 30 होती है, किसी की स्ट्रेंथ 25 होती है, किसी की स्ट्रेंथ जो है 15 होती है। अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी की साइज अलग अलग होता है। किसी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, किसी में सिर्फ राज्यसभा के होते हैं, और किसी में दोनों के भी हो सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी वाला चैप्टर आपका लक्ष्मीकांत में बहुत शानदार अच्छे से तरीके से दिया हुआ है, आप उसको जाके वहां पे थोड़ा सा कर सकते हो। पार्लियामेंट्री कमेटी के बहुत सारे बेनिफिट हैं, पता है आपको। देखिए जब पार्लियामेंट के अंदर कोई वोटिंग होती है तो उस वोटिंग के दौरान उस मेंबर ऑफ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मतलब हमारे एमपी को अपनी पार्टी के व्हिप जिसको बोलते हैं ना, जो उसको डायरेक्शन दी जाती है उसको फॉलो करना होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं ना, ये पर्दे के पीछे मतलब दरवाजा बंद करके क्लोज डोर होती हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के व्हिप को फॉलो नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे हर मेंबर अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। अगर वो उस कमेटी का पार्ट है तो अपनी पार्टी के अलावा भी वो सजेशन दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टी के साथ ही उसको चलना पड़ेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इस चीज़ के। और ये साल भर चलती हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया पार्लियामेंट तो जो है वो कुछ ही समय के लिए बैठती है ना, क्योंकि उनको और भी काम करने होते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा बेनिफिट है इस चीज़ का। लेकिन कंसर्न यही है कि थोड़े कुछ समय से पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर पार्टिसिपेशन लगातार कम हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो थोड़ा लक्ष्मीकांत के अंदर जो चैप्टर दिए हुए हैं आप थोड़ा वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यूनिवर्सलाइज मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम से एक्टिविस्ट। देखिए ये पूरा मुद्दा क्या है, थोड़ा पहले आपको ये बता देता हूँ। सरकार ने कुछ समय पहले यानी कि 2017 में एक स्कीम चलाई थी जिसे कहा गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। याद रहेगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम कहती है कि अगर किसी औरत को अगर पहला बच्चा होता है, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, तो अब जब बच्चा पैदा होगा तो लेबर होगा, प्रेगनेंसी के दौरान तो उसकी जॉब चली जाती है अगर वो जॉब करती है, और जॉब नहीं भी करती तो भी कोई बात नहीं। तो उसको जो है हम लोग कंपनसेट करेंगे और उसको 5,000 रुपया देंगे पहला बच्चा जब पैदा होगा तो। अब इसी तरह की एक स्कीम और हमारे पास थी जिसे कहा गया जननी सुरक्षा योजना, जिसमें 1,000 रुपए दिए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है कि जो डिलीवरी किसी कहाँ होती है, हेल्थ सेंटर में होती हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर में होती हैं या हॉस्पिटल्स वगैरह में होती हैं, उसको कहा जाता है। तो हुआ ये कि इन दोनों स्कीम को जोड़ दिया हम लोगों ने, और अभी हम लोग महिलाओं को क्या देते हैं, 6,000 रुपये देते हैं। तो हम उसके फर्स्ट बोर्न बेबी पे कितने पैसे देते हैं, 6,000 रुपये देते हैं। ऐसा क्यों दिया जाता है? ताकि उस औरत का न्यूट्रिशन को जो है वेल टेक केयर किया जा सके, बच्चे की हेल्थ को टेक केयर किया जा सके, इसीलिए उसको दिया जाता है। और इसे कुछ इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। एक पहला तो इंस्टॉलमेंट तब जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, फिर सेकंड में जब उसको फर्स्ट डोज दी जाती है, और फिर थर्ड जो है डिलीवरी के बाद जो है, इस तरह से कुछ कुछ करके वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी जाती हैं। तो ये तो पूरी चीज़ हो गई। और ये जो इनको मर्ज किया गया है, ये मिशन शक्ति के अंदर इसको बेसिकली मर्ज किया गया है। तो अब बात ये नहीं है, ये तो पुरानी स्कीम है, इसके बारे में तो आपको पहले से पता ही होगा। बात है कुछ नई गाइडलाइंस की। तो इस स्कीम में एक्चुअली कुछ एडिशन किया गया, और ये एडिशन को, इस स्कीम को तो एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया। और क्या एक्सपेंड किया गया पता है आपको? इसमें कहा गया है कि जो सेकंड बच्चा होगा उस केस में भी जो है महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। अगर सेकंड बच्चा, अगर वो गर्ल होगी तो, अगर सेकंड बच्चा बॉय होगा तो कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा।
ये प्रोविज़न जब डाला गया तो बहुत सारे लोगों ने, एक्टिविस्ट लोगों ने इसको अपोज किया। क्यों अपोज किया वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कि हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, ये कहता है कि हर प्रेग्नेंट वीमेन को, या जो लैक्टेटिंग वीमेन है, मतलब जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन ये नई गाइडलाइन क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि ये कंडीशंस लगा रही हैं कि अगर सेकंड बच्चा अगर गर्ल होगी तभी बेनिफिट मिलेगा, अगर बॉय होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो नई गाइडलाइंस हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को वायलेट कर रही हैं। पहला क्रिटिसिज्म तो ये हो गया, जो कि पूरी तरह से लीगल क्रिटिसिज्म है ना। दूसरी बात कि जब सरकार इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रही है तो सरकार इस पूरी प्रोसेस को क्या कर रही है? कॉम्प्लेक्स कर रही है। ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ गई है, जिसकी वजह से महिलाओं को और ज़्यादा समस्या देखिए, जितना ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें समय लगता है। ये चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि भैया पेंडेमिक के समय में जो आशा वर्कर्स थी, है ना, क्योंकि पेंडेमिक के समय बहुत चीज़ें रुक गई, काम ख़त्म हो गया, तो हुआ ये कि आशा वर्कर जो है गांव-गांव में महिलाओं को कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड नहीं करवा पाई। अब ये समझ, और ये किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है ना। तो सरकार अपनी कमी की वजह से महिलाओं को पनिश क्यों कर रही है अगर वो बच्चे पैदा कर रही हैं? तो ये भी बड़ी चीज़ है। पहले तो आप खुद कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड करवाते, फिर तो चलो हम लोग मान सकते थे। खुद आपने अपनी स्कीम को पूरी तरह से फॉलो किया नहीं, और आप अभी उसका दोष किसको दे रहे हो? महिलाओं को दे रहे हो, क्योंकि आप उनके ऊपर कंडीशंस लगा रहे हो। अगर आपको कुछ करना ही है तो इस स्कीम को पूरी तरह से यूनिवर्सलाइज कीजिए, कंडीशंस मत लगाइए। तो सेकंड बच्चा होगा, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। स्कीम जो है आप सभी को उसका बेनिफिट दीजिए, ये इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे ये कही है कि ये जो पैसा वैसा कुछ दिया जाता है, ये डिलीवरी के बाद दिया जाएगा। मतलब सेकंड बच्चे वाला जो पैसा है ना, वो हम लोग डिलीवरी के बाद देंगे। अब बात भैया आप ये बताओ, अगर आप डिलीवरी के बाद पैसा दोगे तो उससे महिलाओं की हेल्थ पे फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है भैया, वो डिलीवरी तो हो चुकी। यहाँ उसको डिलीवरी से पहले देते, जब वो प्रेग्नेंट थी, तब तो बात बनती। अब आप ये सोच के देखिए, अभी ये बेनिफिट को उसको दिया जा रहा है, सिर्फ उनको दिया जा रहा है जो कि गर्ल चाइल्ड है। अब जब अगर एक वीमेन प्रेग्नेंट है तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि इसके पेट में बॉय है या गर्ल है? इसीलिए सरकार इसको आफ्टर डिलीवरी दे रही है ना। अगर पेट के प्रेगनेंसी के दौरान ही देने लगेगा फिर तो वो स्कीम दोनों के लिए हो जाएगी। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं स्कीम लोग क्या भांग पी के बनाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक इन्होंने इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म किया है। और ऊपर से बजट अलोकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ इंक्रीज हुआ है। सोच के देखिए, ओनली 100 करोड़ का इस बार बजट बढ़ाया गया है फॉर दिस पर्पज़, तो जो कि काफ़ी कम है। इसकी डिमांड की गई थी कम से कम जो है 1000 करोड़ बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 1000 करोड़ का बजट ही इनके लिए दिया है, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी, पहले भी काफ़ी कम था। और 100 करोड़ में आजकल क्या ही होता है, अब इतना बड़ा देश है भैया, है ना, आपको समझ में आ ही रहा होगा। खैर, अब बढ़ते हैं अगली स्कीम के ऊपर, अगले टॉपिक के ऊपर, जो कहता है ऑपरेशन टू कर्ब ट्रैफिकिंग लॉज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएगा। इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड ने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। पहले हमारे पास एक प्रोग्राम था ऑपरेशन आहट, AAHT बोलते हैं इसको, इसमें ए नहीं है, ए, ठीक है, HAT नहीं है, ये वो अलग है ऑपरेशन राहत, ठीक है, ये अलग है AAHT, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उसी के में जो है थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया है कि ये और ज़्यादा महिला पुलिस कर्मियों को ट्रेन वगैरह में तैनात करेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, इंटरनेट का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें करके इन्होंने बोला है कि हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करेंगे। बेसिकली जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती हैं इंडिया में, और स्पेशली वो ट्रेन जो कि नेपाल बॉर्डर से बन के चलती हैं या बांग्लादेश के आसपास से चलती हैं, म्यांमार के, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, और उसको ही कर्व करने के लिए ये जो है इन्होंने प्रोग्राम को थोड़ा सा और ज़्यादा अपडेट किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है बहुत बड़ा मुद्दा खैर है ही। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? हमारे जो कानून है उसके तहत के जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ट्रांसफरिंग, हार्बरिंग एंड द रिसीविंग ऑफ द पर्सन बाय यूजिंग मीन्स लाइक फोर्स, थ्रेट और कोर्सन, ठीक है।
मतलब आप अगर फोर्स करके, थ्रेट करके अगर हार्बरिंग कर रहे हो, ट्रांसफरिंग कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड योर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 30 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग पर्सन मनाया जाता है। 2010 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था ग्लोबल प्लान ऑन द एक्शन ऑन द क्लाइमेट। इंडिया में क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है? हमारा आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये जो है फंडामेंटल राइट है, ये इसको कवर करता है। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 370 ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी, तो ये चीज़ें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कवर करती हैं। एक बड़ा मुद्दा है, थोड़ा सा आप इसको गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए। राज्यसभा टीवी वगैरह पे आपको कुछ ना कुछ डिबेट मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर भी आप इसको देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक कहता है होम मिनिस्ट्री सीक्स मोर टाइम टू फ्रेम CAA रूल्स। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको कब पास किया गया था? इसे पास किया गया था 2019 के अंदर में, जिसको में ये कहा गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सिटीजनशिप देंगे। ये ऐसा इसके अंदर कहा गया था, अगर वो इंडिया में 2014 से पहले उन्होंने एंट्री किया है तो। बेसिकली ये बात कही गई थी। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये अप्लाई नहीं होता, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये 6 शेड्यूल के अंदर इसको कवर किया जाता है। ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो ही गई। लेकिन अभी तक इस कांदे इसको पार्लियामेंट ने पास तो कर दिया था, लेकिन अभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने इसके लिए रूल्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी पार्लियामेंट में के अंदर कोई कानून पास होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ स्केलेटन फॉर्म में होता है, मतलब वो सिर्फ ऊपरी तौर पे होता है। उसके अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स फुलफिल की जाती है ना, कैसे अप्लाई होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो बाद में एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर हर चीज पास नहीं होती है, सिर्फ वो मोटे मोटे तौर पे बिल पास होता है। एग्जैक्टली ग्राउंड के ऊपर क्या होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी, कौन ऑफिसर्स होंगे, सब टैकल किया जाता है। वो एग्जीक्यूटिव जब रूल्स बनाते हैं ना, तब लागू होता है वो आपका कानून। और इस समय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके इस तरह के रूल्स नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ग्राउंड के ऊपर लागू नहीं हो पाया है। तो उसी को लेके ये चीज़ है। और इस समय पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब होम मिनिस्ट्री ने एक एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा सा और समय दीजिए, हम लोग रूल्स बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे ही रूल बनेगा तो हम आपको बता देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये आपको मैं बताता चलूँ कि अभी सरकार इसके लिए एज सच कोई रूल्स बनाने के मूड में है नहीं, क्योंकि 2024 में होने वाले हैं इलेक्शन, तो थोड़ा सा सरकार इस समय रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि दोबारा से प्रोटेस्ट वगैरह हो जाएंगे, वो सारी सारी चीज़ें, है ना। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा इसके बारे में था। और ये जो बताया ना मैंने आपको, देखिए पार्लियामेंट के अंदर कानून पास होते हैं, लेकिन बाद में रूल्स कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव बनाता है। और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो तो है पार्लियामेंट, लेकिन बाद में जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव के थ्रू। इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ऑलरेडी आपको हम लोग इस टॉपिक पे अच्छी खासी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो भैया जो होम मिनिस्ट्री रूल बनाएगी अभी CAA के लिए, उसे कहेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और जो पार्लियामेंट ने CAA को पास किया था उसे कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। ये दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको बताता चलूँ, अब ये आपके सुप्रीम कोर्ट जब जुडिशियल रिव्यू करता है तो वो दोनों का करता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट वाले का नहीं, बल्कि ये रूल्स रेगुलेशन है, इनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है आज का डिजिटल करेंसी प्लान। डिजिटल करेंसी प्लान बाय द RBI। देखिए आज हम लोगों ने एडिटोरियल सेक्शन नहीं लिया, एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन मुझे कुछ खास दमदार लगा नहीं, तो आज हम लोगों ने 2 एक्सप्लेनर सेक्शन को ले लिया है। अगर आपको पढ़ना है तो ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है, आप इसको आसान बढ़िया से पढ़ सकते हो। डिजिटल ट्रेड वगैरह, WTO वगैरह के बारे में कुछ बताया गया है, और भी छोटे छोटे, जैसे ईरान का जो न्यूक्लियर डील है उस पर दोबारा से चर्चा शुरू हो गई है, इसके बारे में पढ़ सकते हो। पब्लिक बोरोइंग के बारे में पढ़ सकते हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र के अंदर OBC वाला मुद्दा चल रहा है लोकल इलेक्शंस वगैरह में, वो आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये कुछ एडिशनल सेक्शन हो गए हमारे पास। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। देखिए अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन भी तो एक डिजिटल करेंसी है ना।
डिजिटल करेंसी। लेकिन इस डिजिटल करेंसी का नुकसान क्या है? इस डिजिटल करेंसी का नुकसान ये है कि इसको कोई भी सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई वगैरह इसको रेगुलेट नहीं करते हैं। तो कोई भी बैंक इसको रेगुलेट नहीं करता। ये जो है इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, और ये इसका सबसे बड़ा फायदा भी है अकॉर्डिंग टू द पीपल और दोज पीपल हु इन्वेस्ट इन द डिजिटल करेंसी। उनका कहना है कि हमें सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार जो है खामखा पैसा छापती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, करेंसी की वैल्यू डाउन होती रहती है, इसलिए हम लोग अपनी करेंसी चलाएंगे। एक्चुअली जो बिटकॉइन है ये पब्लिक करेंसी है, ठीक है, इसे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें तो, और इसके बहुत बेनिफिट भी है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो जब दुनिया में एक नया माहौल चल पड़ा है, डिजिटल करेंसी को लेके डिमांड आ रही है, तो आरबीआई ने सोचा कि हम लोग खुद की क्यों ना ऐसी डिजिटल करेंसी लॉन्च करें जिसको हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा यूएसए के अंदर भी हो रहा है, चाइना के अंदर भी हो रहा है। तो इस समय दुनिया के मोस्टली जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं, जस्ट लाइक बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन में ये फर्क होगा कि इनको सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। तो ये इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो 2022-2023 का बजट अभी जो सीतारमन जी थी, इन्होंने कहा कि इंडिया जल्दी ही अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। अब आप सोच रहे हो सर डिजिटल करेंसी में और फिजिकल करेंसी जो आपके हाथ में जो है नोट होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली इसमें कोई खास फ़र्क होता नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि डिजिटल करेंसी आपके डिजिटल अकाउंट में रहेगी और फिजिकल करेंसी आपकी पॉकेट में रहती है। वो 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा और इससे ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। तो ये उसको पूरी तरह से एक्चुअली रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे कहता है कि डिजिटल रुपी विल नॉट डायरेक्टली रिप्लेस द डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन द बैंक। अब ऐसा नहीं है कि डिजिटल करेंसी एक बार आ गया तो आपको बैंकों में जाके पैसा जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी पैरेलल काम करेगा और ये भी काम करेगा। और ये पूरी तरह से जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डेवलप होने वाला है। तो ये जो हम लोग डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, अगर जैसे मान लो अभी हम लोग करते हैं ना, अभी आपके पास पेटीएम का एक वॉलेट होता है जिसमें आपके पास कुछ पैसे होते हैं, अमेजोन का आपके पास एक पॉकेट होता है जिसमें अमेजोन की वॉलेट में आपके पास पैसे होते हैं। इसी तरह से आपका एक डिजिटल पॉकेट बनाया जाएगा जो कि आरबीआई के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा। और एक बता दूं, इसको आपका बैंक भी कंट्रोल नहीं करेगा, इसको डायरेक्ट आरबीआई कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बस डिजिटल करेंसी जो है इस तरह से काम करेगी, अदरवाइज नॉर्मल करेंसी और इसमें कोई फर्क है नहीं। लेकिन सरकार इसको अभी इंट्रोड्यूस कर क्यों रही है ना, ये भी तो सवाल है। इसको इंट्रोड्यूस करने का बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पूरी दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है, लोग बिटकॉइन का यूज़ कर रहे हैं, एथीरियम का यूज़ कर रहे हैं। तो सरकार ने सोचा देखिए जब माहौल बन ही गया है तो क्यों ना हम इसको यूज़ कर ही लें, और लोग तो वैसे भी यूज़ कर ही रहे हैं, वो लोग तो बिटकॉइन खरीद ही रहे हैं, तो भैया कम से कम सरकार वाली करेंसी का ही यूज़ कर लो, है ना। ये भी थोड़ा सा चीज़ है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो ये डिजिटल करेंसी है ना, इनको प्रोड्यूस करना बहुत सस्ता है, इनको इशू करना बहुत सस्ता है। अब फिजिकल करेंसी को भैया प्रिंट करोगे उसमें खर्चा आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, उसमें खर्चा आता है, सिक्योरिटी वाले इश्यूज होते हैं, है ना। लेकिन डिजिटल करेंसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑलमोस्ट आरबीआई का जीरो कॉस्ट होता है इसको प्रोड्यूस करने में, करना कुछ नहीं है, आपके हाथ में कीबोर्ड है, 2-4 बटन इधर उधर किए और आपका करेंसी तैयार, है ना, इतना आसान है। और डिलीवर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना भी आसान है, सीधा अकाउंट में डालिए, बहुत आसान है। और ये अल्टरनेट मेथड है किसका? बिटकॉइन का अल्टरनेट मेथड है। देखिए बिटकॉइन वगैरह बहुत वोलेटाइल होती हैं, है ना, आज वैल्यू कुछ और होती है, कल वैल्यू कुछ और हो जाती है, परसों कुछ और हो जाती है, बहुत वोलेटाइल है, जिसकी वजह से जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में रहते हैं। कभी प्राइस ज़्यादा हो गया, कम हो गया। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी है ना, इसको तो आरबीआई कंट्रोल करेगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनस्टेबिलिटी नहीं रहने वाली है। एक ये इसका बेनिफिट है। दूसरी बात, आरबीआई क्योंकि इसको मॉनिटर कर सकता है तो ये इजीली उनके बारे में बता सकता है आराम से। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क भी हैं, कुछ डेंजर भी है। डेंजर क्या है? पहली बात तो डेंजर ये है कि अगर डिजिटल करेंसी आ गया तो ऐसा हो सकता है कि लोग अपने बैंकों से पैसे को निकाल के उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लें। ये भी हो सकता है कि उसको विड्रॉ कर लें, विड्रॉ करेंगे तो उसको डिजिटल कैश में कन्वर्ट करेंगे। सीधी सी देखे भैया, सीधी बात है, बैंकों से पैसा निकलवाने जाओ, बैंकों में पैसा डिपॉजिट करवाने जाओ, पासबुक लेके जाओ, चेक भरो, कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपके मोबाइल में, आपके डिजिटल पॉकेट में पैसा होगा, आप उसमें जब मर्जी डलवाइए, जब मर्जी निकलवाइए, आसान है ना।
तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने बैंकों से पैसा निकलवा के डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिस्क है। अब जब लोगों ने बैंकों से पैसा विड्रॉ कर लिया तो इससे होगा क्या, इससे जो बैंक्स लोन जनरेट करते हैं उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए ऐसा थोड़ी ना होता है कि बैंकों के पास सिर्फ 100 रुपया है, अगर आपने जमा करवाया तो बैंक 100 रुपये ही आगे लोन देगा। भैया 100 रुपये अगर आप बैंक में जमा करवाते हो तो उसके ऊपर बैंक कम से कम 1000 रुपये का लोन दे सकता है। ऐसा नहीं होता कि बैंकों के पास जितना पैसा होता है उतना ही लोन मिलता है। फिर भी अगर लोग बैंकों से कैश को डिपॉजिट करवाएंगे, निकलवाएंगे, विड्रॉ करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो बैंकों की जो लोन वाली प्रोसीजर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है ना। ये यहाँ पे समस्या है। अब एक चीज़ और बताऊँ आपको, अभी आप बैंकों में जब पैसा जमा कराते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बैंकों की होती है, तो वो बैंकों की लायबिलिटी है। लेकिन डिजिटल करेंसी में पूरी लायबिलिटी किसके पास चली जाएगी, आरबीआई के पास चली जाएगी। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर पहले से चला आ रहा था वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब ये किस तरह से अडेप्ट होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है ना। ये चीज़ हो गई। अब कुछ चैलेंज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। पहला चैलेंज तो है प्राइवेसी। देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आरबीआई जो है वो ट्रैक करेगा आपके पैसे को, उसको रेगुलेट करेगा, ट्रैक करेगा। तो इससे आपकी प्राइवेसी को काफ़ी खतरा है, क्योंकि आपकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, राइट। आपने एक पैसा निकलवाया, 2 पैसे निकलवाए, तो हर मूवमेंट को ट्रैक करेंगे तो प्राइवेसी को थोड़ा दिक्कत है। ऑपरेशन किस तरह से होगा इसका, हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, पासवर्ड कैसे मैनेज होंगे, लोगों को नॉलेज आप कैसे दोगे, बहुत इलिटरेट लोग हैं डिजिटली, किस तरह से काम करेगा, है ना। थ्रेट वगैरह हो सकता है, चोरी वगैरह हो सकती है, लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं, वो एक यहाँ पे थोड़ा सा मामला बनेगा। देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है, यूरोपियन कंट्री में इसको यूज़ करना आसान है। क्यों, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के अंदर बैंकों का जो सेविंग अकाउंट होता है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 0 इंटरेस्ट रेट होता है। तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो बैंकों में पैसा जमा करवाएं या अपने डिजिटल अकाउंट में कराएं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया में फर्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट 0 नहीं है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट जो है वो 2-3% के आसपास रहता है। तो क्या जब डिजिटल करेंसी के ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि डिजिटल करेंसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा तो लोग डिजिटल करेंसी में करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है कि लोग, देखिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉ कराएंगे, उसको तो कैसे रोका जा सकता है, लोगों को बोलेंगे देखो भैया आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देंगे, तो हो सकता है लोग कम विड्रॉ करवाएं। दूसरी बात, जब अगर लोग बैंकों से ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे तो बैंकों के पास तो पैसा बचेगा नहीं, तो बैंकों के अंदर सरकार को नई मनी, फ्रेश मनी को इन्फ्यूज करना पड़ेगा, तभी तो बैंकों के पास पैसा आएगा। अदरवाइज तो बैंक बेचारे आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। और इस तरह के डिजिटल करेंसी ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, कहाँ पे, अक्टूबर 2020 में बहामस के अंदर इसको ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। दुनिया की सबसे पहली लीगल डिजिटल करेंसी जिसको वहाँ का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और चाइना भी जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो आने वाले कुछ सालों में आपके पास खुद का डिजिटल करेंसी होगा, ठीक है, जस्ट लाइक योर फिजिकल करेंसी, एंड इट वुड बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, है ना। सॉरी, गला थोड़ा खराब है, थोड़ा आप समझ ही रहे हो। ब्रह्मोस डील एंड द इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, देखिए क्या कहता है। ब्रह्मोस के बारे में आपको सबसे पहले मतलब मैं कल भी हम लोगों ने ब्रह्मोस के बारे में किया था, इससे पहले भी ब्रह्मोस के बारे में हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो ब्रह्मोस तो काफ़ी पुराना टॉपिक हो गया है। सुपरसोनिक मिसाइल है भैया हमारी, है ना। जो है 2 रिवर को मिला के बनी है, ब्रह्मपुत्रा, मोस्कोवा। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं। एंटी शिप मिसाइल होती है ये, है ना। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। रैम जेट इंजन इसको चलाया जाता है। ये क्रूज मिसाइल होती है। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो इसकी लिमिट थी ना वो सिर्फ 290 किलोमीटर ही हुआ करती थी, क्योंकि एक ट्रीटी होती है इंटरनेशनल जिसे कहा जाता है MTCR ट्रीटी के अंदर जो है क्रूज मिसाइल की लिमिट इतनी ही रखी गई है, और रशिया इसका मेंबर है, पार्ट है, इसीलिए रशिया ने इसी की लिमिट इतनी ही रखी। बाद में 2006 में, पता नहीं 2010 में, मुझे ध्यान नहीं है, शायद 2006 की बात है ये, 2006 में इंडिया भी इस ट्रीटी का पार्ट बन गया था, तो इसीलिए हम लोग इसकी लिमिटेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो हम लोग इसका एडवांस वर्जन भी लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इसकी लिमिट को जो है 600 650 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। एक्चुअली उनकी टेस्टिंग चल भी रही है, और कभी भी उसको भी लॉन्च किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से। तो ये तो ब्रह्मोस के बारे में तो आपको पहले से थोड़ा बहुत चीज़ें पता ही हैं, लेकिन ब्रह्मोस न्यूज़ में क्यों है? ब्रह्मोस न्यूज़ में इसलिए है कि पहली बार ब्रह्मोस की हम लोगों ने किसी दूसरी कंट्री के साथ डील किया है।
तो रिसेंटली हम लोगों ने फिलीपींस के साथ डील किया, $374 मिलियन की डील किया, जिसमें हम लोग ब्रह्मोस को किसको देने वाले हैं, फिलीपींस की नेवी को देने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़ा डील है। दिस इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर द मिसाइल। ठीक है, पहला मिसाइल ऑर्डर है, इससे पहले हम लोगों ने ब्रह्मोस को किसी भी दूसरी कंट्री को नहीं दिया है, और अभी तक का हमारी कंट्री का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट डील भी है ये आपको मैं बताता चलूँ। और सरकार लगातार डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, लगातार दूसरी कंट्रीज के साथ डील कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 2025 तक हमारी जो एक्सपोर्ट की जो टोटल टारगेट है वो कितना है, $25 बिलियन। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार लगातार दूसरी कंट्रीज के साथ डील करती आ रही है। इससे पहले भी ऐसी कई सारी डील हम लोग कर चुके हैं। थोड़े समय पहले भी हम लोगों ने एक डील किया था फिलीपींस के साथ, जिसमें कानपुर की एक कंपनी थी जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाती थी, उसने उसके साथ डील किया था, और अभी इस डील को भी और ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा इस एक फैक्ट से, 2016, 2017 और 2018-19 के बीच में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 1500 करोड़ से लेके लगभग 11,000 करोड़ हो गया। सोच सकते हो, 700 किलोमीटर का ये 700% का जंप है। तो कितना ज़्यादा सरकार जो है इस चीज़ को प्रमोट करने में लगी हुई है कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़े। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल जो है इंडिया डिफेंस के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप सबको पहले से पता ही है ना। एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी कम होता है, लेकिन अभी कुछ समय से सरकार डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोगों ने इनवाइट किया है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ बनाएंगे और उन चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सिर्फ एक आखिरी डील नहीं है, और भी हम लोग कई सारी डील कर चुके हैं। देखिए, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ फिलीपींस नेवी के साथ ही डील किया है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग फिलीपींस आर्मी के साथ भी डील करेंगे। उसके अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड को में भी जो है ब्रह्मोस को लेके काफ़ी ज़ोर शोर से डिस्कशन चल रही है कि हम लोग उनको भी दे सकते हैं। कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ भी इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया है डिफेंस डील्स वगैरह के लिए, खासकर ब्रह्मोस के लिए। और ये कानपुर वाला फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मतलब ये पूरे आर्टिकल का पर्पज़ सिर्फ यही है कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभी किस कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ 11,000 करोड़ की डील हम लोग करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, 25 बिलियन का हमारा टारगेट है, और वो टारगेट तो तभी अचीव होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के साथ हम लोग डील करना शुरू करेंगे। तो सरकार भी जो है नई टेक्नोलॉजी और नई डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह को हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, और इसराइल वगैरह के साथ मिलके और रशिया के साथ मिलके कुछ ना कुछ हम यहाँ पे बना भी रहे हैं। तो बस यही था इसका पूरा छोटा सा पर्पज़। क्योंकि आज का एडिटोरियल सेक्शन कुछ खास था नहीं, तो मैंने सोचा कम से कम आपको जो है आज एक एक्सप्लेनर सेक्शन ही एक्स्ट्रा करवा दिया जाए। बाकी जो आपके यहाँ पे है उसको आप देख के पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही था। देख लेते हैं एक बार पूरे टॉपिक कवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये हो गया, ये हो गया। हाँ, तो टॉपिक हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, लेकिन फिर से जाने से पहले बोलना चाहूँगा कि एक तो वीडियो को लाइक करने करे भी हैं मत जाना, लाइक तो करना ही करना है आपने इस वीडियो को। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो पहली बार चैनल पे आए हैं। रोज़ आपके लिए सिर्फ एनालिसिस ही नहीं लेके आते, और भी ज़बरदस्त कंटेंट लेके आते हैं। और बहुत जल्दी फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे इतने समय से फाउंडेशन कोर्स का, तो उनको भी हम लोग बता देते हैं कि जल्दी ही हम लोग फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करेंगे। बाकी जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है स्टूडेंट ने, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और इस पूरे डॉक्यूमेंट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम अ लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।